यार हेलो 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 चलो ठीक है। चलो आज अपन को स्टैंडर्ड्स करने हैं। कौन कौन से? आज अपन करेंगे 260, 265 और एक और करेंगे 450 और एक करेंगे 250। ठीक है, तो पहले आ जाओ बुक्स में। ठीक है, जो आपके पास वॉल्यूम लाए हो आप मेरी बुक। यस, मेरी बुक में देखिए ऐसे 250 आपको मिलेगा, ऐसे 250 मिसलेनियस स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर है, मतलब पहला स्टैंडर्ड है। मिसलेनियस स्टैंडर्ड जो चैप्टर है उसका पहला स्टैंडर्ड है, ऐसे 250 देखेंगे। हेलो हेलो चलो हेलो 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 चलो पेज नंबर 112 पे आएंगे। ठीक है, दिख रहा है? चलो चलिए दोस्तों, तो वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट। नाम क्या दोस्तों इसका? ऑडिट। चलिए, तो ऑडिट के अंतर्गत दोस्तों ऐसे 250 है। नाम इसका देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, कंसिडरेशन ऑफ लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब इस स्टैंडर्ड में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं बेटा? लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस की। अभी जो लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये बेसिकली जो बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं एंटिटी को चलाने के लिए। साथ ही साथ लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं इस कंसेप्ट के लिए भी कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी बनाई जाती है उस पर भी बहुत सारे लॉ लगाए जाते हैं। मतलब यहां पर हमें दो प्रकार के लॉ के बारे में जानना पड़ेगा। एक ऐसे लॉ जो कि एंटिटी को चलाते हैं और एक ऐसे लॉ होंगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के नाम पर अगर मैं बात करूं कि भाई मेरे यहां पर कोई भी एक छोटा एज का एम्प्लॉय काम नहीं करना चाहिए, जिसे अपन बोलते हैं बाल मजदूर। ठीक है, तो भाई हमारा चाइल्ड लेबर जो है वो नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताइए दोस्तों, ये मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है कि मेरे ऑपरेशंस को? ऑपरेशंस को। वेरी गुड। अगर मान लीजिए मैं जीएसटी की बात करूं, मैं इनकम टैक्स की बात करूं, अगर मैं कुछ प्रोविजंस की बात करूं, ये मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट करेगा कि ये मेरे ऑपरेशंस को? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अब किसी भी एंटिटी के ऊपर एक नहीं अनेकों लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं। अगर आप फैक्ट्री है तो आपके ऊपर फैक्ट्री एक्ट भी लगेगा, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट भी लगेगा, ग्रेच्युटी एक्ट भी लगेगा, या इसके अलावा लेबर लॉ में मिनिमम वेजेस एक्ट भी लगेगा। ना जाने अनेकों प्रकार के आपके ऊपर क्या लगेंगे दोस्तों? एक्ट लगेंगे। अब हर एक्ट को अगर आप देखेंगे एज एन ऑडिटर तो शायद आपके पास हर एक्ट की नॉलेज भी नहीं होगी। समझ में आ रहा है? आज आप खुद इमेजिन करिए कि भाई कोचिंग क्लासेस, क्या कोचिंग क्लासेस के ऊपर भी बहुत सारे लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते होंगे? कैसे? जीएसटी, वेरी गुड। और इनकम टैक्स और बच्चों को मारने पीटने से रिलेटेड, वेरी गुड बेटा। और कोई लॉ लगते होंगे क्या? बच्चों की सेफ्टी को लेकर के लॉ लगते होंगे भाई। आज फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए हमारे यहाँ पे, वाटर स्प्रिंकलर्स होने चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट्स होने चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई आप बच्चों को फॉर एग्जांपल प्रेशराइज ना करें, उस चीज़ को लेकर के लॉ बनते हैं। या फिर अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि भाई कोचिंग क्लासेस के अंतर्गत फॉर एग्जांपल हमारी अगर हम प्रॉपर्टी खरीदे तो स्टैम्प ड्यूटी लगती है, म्युनिसिपल टैक्स लगता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भाई हो सकता है कि भाई हम अगर किसी के द्वारा रेगुलेट किए जा रहे हैं, कोई कोचिंग क्लासेस है फॉर एग्जाम्पल जो कि कोई एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के द्वारा रेगुलेट हो रही होगी। ठीक है, लाइक अगर हम कंपनीज हैं तो कंपनीज एक्ट लगता होगा, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एक्ट लगता होगा। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो आपको तो एक इंस्टीट्यूट के अंदर या कोई भी संस्था के अंदर कितने सारे लॉ लगते हैं उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि आप जो ट्रांजैक्शन करोगे उसका लॉ लग जाएगा आपके ऊपर। आज अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल कि भाई मैंने जमीन खरीदी, आज कोचिंग क्लासेस के नाम पे स्टैम्प ड्यूटी लग गया, कैपिटल गेन लग गया। आज मैंने फीस लिया, जीएसटी लग गया। आज फॉर एग्जांपल मैंने अबू धाबी के बच्चे का एडमिशन लिया तो मेरे ऊपर फॉरेन एक्सचेंज लग गया। तो आज देखा जाए तो ना जाने कितने सारे अलग अलग प्रकार के मेरे यहाँ पे क्या लगते हैं? लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन। अब हर लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन का आइडिया ऑडिटर को हो, क्या जरूरी है क्या? आंसर इज नो। तो अगर हम ये लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैनेज करना और इनका पूरा आइडिया रखना किसका काम होगा बताइए?
मैनेजमेंट का, ये ऑडिटर का काम नहीं है। मैनेजमेंट देखता है कि क्या भाई सारे लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन जो अप्लाई होने चाहिए क्या वो हमारे अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो सर ऑडिटर का क्या काम होगा? ऑडिटर का काम ये होगा कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगने चाहिए, जैसे कि भाई कंपनी है तो आपका ट्रेडिंग पीएनएल बनाने का एक तरीका होगा, बैलेंस शीट बनाने का एक तरीका होगा, इनकम टैक्स के बारे में आपको आइडिया है, जीएसटी के बारे में आपको आइडिया है। ये कुछ ऐसी चीजें जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो ऐसे केसेस में ये जो एंटिटीज है, अगर ये जो कंसेप्ट है, इन कंसेप्ट को लेकर के ऑडिटर को एकदम अलर्ट रहना है, एविडेंसेस कलेक्ट करने कि क्या उन एविडेंसेस के दम पर हम ये देखेंगे क्या वहां पे कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं है। अगर नॉन कंप्लायंस होगा तो हम बोलेंगे भैया इट इज नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, और नॉन कंप्लायंस अगर नहीं है तो अपन बोलेंगे इट इज शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या ये बात आपको समझ में पक्का? तो अगर हम बात करें दोस्तों तो ऐसे 250 इन्हीं चीज़ों के ऊपर है। सबसे पहली बात उसने ये बताई दी कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या करना बेटा, कंप्लाई विद लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन। अब इसके लिए मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ तो मैनेजमेंट को एक क्या बनाना चाहिए भाई, एक फॉर एग्जाम्पल एक रजिस्टर बनाना चाहिए। उस रजिस्टर के अंदर उसे सारे सिग्निफिकेंट लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन लिख देने चाहिए कि भैया हमारे यहाँ पर ये लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं। अब रजिस्टर में तो बनाएंगे, लेकिन मैनेजमेंट के पास खुद के पास भी इतना दिमाग होता है क्या? क्या लगता है, क्या बिजनेसमैन को पता रहता है उसके पास उसके ऊपर कौन कौन से लॉ लगने वाले हैं? नहीं, वो तो खुद आकर के सीए के पास आके बैठ जाता है, साहब बताओ क्या करना है और क्या क्या होता है, अच्छा टीडीएस भी होता है, अच्छा टीसीएस भी होता है, अच्छा ये भी करना था, अच्छा वो भी करना था। अरे बिजनेसमैन को पता ही नहीं रहता। मैंने अपने एक फ्रेंड का एग्जाम्पल दिया था आपको, जो जलाने के लिए फोन करता है मेरे को, यस और नो? हाँ, अब मैं उसको जला रहा हूँ क्योंकि भाई साहब ने टैक्स ही नहीं भरा 2 साल से, सिर्फ कमा रहे हैं लेकिन क्या नहीं भरा, टैक्स ही नहीं भरा, क्योंकि उसकी कमाई 2 जगह से आती है। एक आती है सैलरी, वो एक एलएनटी में इंजीनियर है तो उसकी सैलरी भी आती है, तो उसका कुछ 26 AS कुछ बता रहा था कि भाई वो फॉर्म आता है। फिर मेरे पास फोन आया, भाई यार वो मैं शहर से भी इतना कमा रहा हूँ, उसका टैक्स देना पड़ता है क्या? मैंने कहा भाई तो देना ही पड़ेगा। बोले उसकी मैंने अकाउंटिंग ही नहीं कराई, उसका मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है। मैं कहा मैं क्या कर सकता हूँ? तो ऑब्वियस सी बात है, तो अब वो क्या कर रहा है, अब नाउ ही इज आस्किंग फॉर कि भाई मुझे क्या करना है, टैक्स भरना है। मतलब आप समझ लो उसको खुद को ही नहीं पता था कि कुछ भी काम करते समय क्या लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं। मैंने कहा भाई तेरी 2 प्रकार की इनकम होगी, एक ट्रेडिंग इनकम होगी, एक तेरी इन्वेस्टिंग इनकम होगी। कोई ऐसा शेयर है जो लॉन्ग टर्म रखा है? बोले हाँ, कोविड के टाइम खरीदे थे सब छोटे छोटे अमाउंट पे, अब तो सब बड़े बड़े अमाउंट के हो गए, अभी भी होल्ड करके बैठा हूँ, 1-2 चीजें सोचा बेच दूँ। मैं कहा भाई तेरे ऊपर कैपिटल गेन लगेगा, वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और बाकी दिन भर जो तू डेरिवेटिव में खेल रहा है, कॉल पुट ऑप्शन में 1000, 2000, 10,000, 15,000 दिन का कमा रहा है, भाई उसके ऊपर तेरे को अलग से टैक्स भरना पड़ेगा। तो मैं कहा उसकी तो पहले प्रॉपर क्या होनी चाहिए, अकाउंटिंग होनी चाहिए। तो इस चीज का उसको क्या नहीं था, आइडिया ही नहीं था। उसको लगा कि भाई मेरा जो निकल के आता है 26 उसमें सारा कुछ होता होगा। तो मैंने कहा नहीं भाई, आपको अलग से करना पड़ेगा, उसके लिए टैक्स अलग से पे करना पड़ेगा, उसका हेड ही चेंज हो जाएगा। आप सैलरी इनकम पे टैक्स दे रहे हो वो अलग है, आपका ये वाला जो जाएगा वो अलग जगह जाएगा। तो इसको अगर मैंने ये चीज किसको आइडिया नहीं था बताइए? बिजनेसमैन को आइडिया ही नहीं है, वो तो लगा हुआ पैसा कमाने में। तो दिस इज एन इशू। इसके लिए आपको किसको रखना पड़ेगा बेटा? लीगल एडवाइजर। किसको रखना पड़ेगा बताइए? लीगल एडवाइजर। तो सबसे पहली चीज आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए, दूसरा आपको लीगल एडवाइजर रखना पड़ेगा, तीसरी चीज आप ये सब किसके लिए कर रहे हो? आप मुझे बताओ, क्या फॉलो आप करोगे? नहीं, कौन करेंगे? हमारे एम्प्लॉइज करेंगे। तो एम्प्लॉइज का आपको एक बनाना पड़ेगा क्या, कोड ऑफ कंडक्ट, जिसके अंदर आप सारी चीजें लॉ से रिलेटेड लिखोगे कि भैया ये चीज मत कर देना, ऐसा मत कर देना, वैसा मत कर देना। तो ये हमें कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा। किसके लिए बताओ? हमारे एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है। इंश्योरिंग कि एम्प्लॉइज आर प्रॉपर्ली ट्रेन एंड अंडरस्टैंड द कोड ऑफ कंडक्ट, उनके लिए डेवलप करना है, डेवलप करके उनको क्या करना है बताइए? समझाना है। साथ ही साथ अपन का एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, जो कि होना ही चाहिए भाई, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल क्या बनाओ, सिस्टम बनाओ। और सिस्टम बनाने से पहले हमें मॉनिटर करना पड़ेगा लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड इंश्योरिंग दैट ऑपरेटिंग प्रोसीजर आर डिजाइन टू मीट दीज रिक्वायरमेंट। और ये सब हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम लॉ की रिक्वायरमेंट्स को क्या कर पाए, पूरा कर पाए। तो अगर अपन बात करें तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कैसे पूरी होगी? सबसे पहला काम होगा उसे ये देखना होगा मेरे ऊपर कितने लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं। सबसे पहले क्या देखेगा? कितने लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं। दूसरा रजिस्टर मेंटेन करेगा, खुद नहीं कर पाएगा इसे किसको रखेगा? लीगल काउंसलर को। खुद को तो करना नहीं है तो इसके लिए क्या करेगा? डेवलप करेगा। क्या डेवलप करेगा? कोड ऑफ कंडक्ट। और फिर क्या करेगा? एम्प्लॉइज को ट्रेन करेगा कि वो लोग क्या कर पाए, कोड ऑफ कंडक्ट को समझ पाए, और उसके हिसाब से हमारा क्या होगा? इंटरनल कंट्रोल। कोई भी डाउट इसमें? पक्का? चल
साहब ऑडिटर का क्या काम होगा, ये तो आपने मैनेजमेंट का काम बताया, हम तो ऑडिटर हैं। तो बेटा आपको जैसा मैं बता चुका हूँ कितने प्रकार के लॉ होंगे, दो। एक ऐसा लॉ होगा बेटा जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करेगा किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, सच एज इनकम टैक्स लॉ। और एक ऐसा होगा जिसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होगा किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। जिसका डायरेक्टली इफेक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, तो उसके लिए क्या बोला गया है कि ऑडिटर को ऑब्टेन करना पड़ेगा क्या, SAE अबाउट द कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दोज लॉ एंड रेगुलेशन, SAE ऑब्टेन करना है। लेकिन जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता उसमें आपको SAE ऑब्टेन करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आई आपको, पक्का? चलिए उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना होगा, इंक्वायरिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड इंस्पेक्टिंग व्हाट दोस्तों, करस्पॉन्डेंस विद द रिलेवेंट लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज। बोलिए कोई भी डाउट इसमें? चलिए नेक्स्ट, ऑडिटर्स कंसिडरेशन ऑफ कंप्लायंस विथ लॉ एंड रेगुलेशन। ठीक है, ऑडिटर का कंसिडरेशन किसको लेकर के, लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन को। तो ऑडिटर के पास एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एप्लीकेबल लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ द कंपनी एंड हाउ एंटिटी इज कंप्लाइंग विद दैट फ्रेमवर्क, और एंटिटी उसे कैसे कंप्लाई कर रही है। इसके लिए ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए ऑडिटर को क्या मान करके चलना चाहिए कि कंपनी पूरे लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही है, कंपनी पूरे नहीं कर रही है, वेरी गुड, हमें ये मान करके चलना पड़ेगा कि भैया नहीं कर रही होगी। तो इसी कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल जजमेंट स्केप्टिज्म, यही तो है भाई, द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉ। बोलो कोई भी डाउट इसमें, पक्का अच्छे से? चलिए इसके बाद बात की जाए दोस्तों, ऑडिटर प्रोसीजर में नॉन कंप्लायंस इज आइडेंटिफाइड। अगर आपको नॉन कंप्लायंस मिल गया तो क्या करोगे, क्या करोगे, सीधा एडवर्स रिपोर्ट कर देने का? नहीं, पहले मैनेजमेंट से बात करो। तो पॉइंट नंबर ए, पहले समझो कि गलती क्या हुई है। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे क्या कि भैया क्या नेचर एंड एक्ट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस है, कहां पर क्या गड़बड़ी हुई है, पहले तो आप उसका नेचर समझोगे। दूसरी चीज क्या करोगे बताइए, फर्दर इंफॉर्मेशन निकालोगे कि उसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना ज्यादा है। क्या हो सकता है कि उसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो, या हो सकता है ना भी हो। अगर नहीं होगा तो क्या वो हमारे काम का है, क्या नहीं है, ऑब्वियस ही बात है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, अगर नॉन कंप्लायंस मिला तो ऑडिटर को डिस्कस करना चाहिए मैनेजमेंट एंड DCWG से। अगर मैनेजमेंट या DCWG सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे क्योंकि उनके पास खुद के पास नहीं है, अभी तो बताया बिजनेसमैन क्या बहुत अकलमंद होता है क्या लॉ के मामले में, नहीं भाई, उसको कुछ समझता नहीं है, उसको समझ रहा होता तो CS की क्या जरूरत होती, अरे आया कि नहीं आया। तो इसलिए फिर अपन जाएंगे लीगल एडवाइस पे, और इफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट सस्पेक्टेड कैन नॉट बी ऑब्टेन ही नहीं हो पा रही है तो अपन अपना ऑडिटर ओपिनियन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और चेंज करके क्या दोगे आप बताओ, डिस्क्लेमर, बोलो पक्का? चलो नेक्स्ट है रिपोर्टिंग ऑफ आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस। अगर मान लीजिए आइडेंटिफाइड या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस मिला तो पहले आप रिपोर्ट करोगे किसको, TCWG को। TCWG को कब बताओगे, जब मैनेजमेंट के लोग अलग होंगे और TCWG अलग होगा, क्योंकि मैनेजमेंट के साथ तो आपकी बातचीत बहुत यूजुअली चलती है, समझ में आए। लाइन लीजिए जैसे मैं TCWG हूँ नाटक क्लासेस का, तो मेरे से आपका वार्तालाप उतना ज्यादा नहीं होगा जितना नेहा मैम से होगा। तो भाई मैनेजमेंट से आपकी बातचीत चलती रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। TCWG से बात करने के लिए थोड़ा अलग से आपको समय चाहिए, अलग प्रोसीजर होते हैं। तो अगर कई बार ऐसा हो सकता है कि TCWG और मैनेजमेंट सेम हो, लाइक नाटक क्लासेस मैं ही मैनेजमेंट में हूं, मैं ही किस में हूं भी हो, TCWG में भी हो। अगर हमारे यहाँ पे ऐसा है तो फिर आपको अलग से, अगर आपने मेरे से मैनेजमेंट के रूप में बात कर ली है तो फिर वापस आओगे ना, सर अब मैं TCWG के रूप में आपसे बात करना चाहता हूं, कैसा होगा, क्या आंसर इज नो। तो बात तो हो चुकी है, तो क्या बोला इसलिए, अनलेस ऑल TCWG आर इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट, जब तक अगर सारे TCWG मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है तो ऑडिटर को कम्युनिकेट करना चाहिए विद व्हाट दोस्तों, TCWG रिगार्डिंग द नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर लगता है कि ये जानबूझ के इन लोग कर रहे हैं, बताओ ना कैसे कर रहे हैं बेटा, जानबूझ के कर रहे हैं, तो फिर ऐसे केस में कौन जानबूझ के कर रहा है, मैनेजमेंट। तो ऐसे केस में ऑडिटर शैल कम्युनिकेट द मैटर टू TCWG एज सून एज प्रैक्टिकेबल, जितना जल्दी हो सके उनको उतना जल्दी आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट, अगर ऑडिटर को लगता है कि TCWG भी इन्वॉल्व है किसमें,
नॉन कंप्लाइंस में, तो ऐसे केस में अब आपको नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी पे जाना होगा, लाइक ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी एक नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी होती है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। अगर वो है तो आपको उसमें जाना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो फिर आप लीगल एडवाइस लो कि ऐसे केस में मैं क्या करूँ। लीगल एडवाइस लो तो आपको बताया जाएगा अच्छा ऐसा है तो एक काम करो, जीएसटी का लफड़ा था, एक काम करो जीएसटी ऑफिस में बता दो, इनकम टैक्स का लफड़ा था यहाँ बता दो, कंपनीज एक्ट का लफड़ा था एमसीए को बता दो। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का। अच्छा, कोई ऐसी चीज है जिससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपैक्ट हो रही है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपैक्ट होगी तो हम क्या करेंगे, हम अपना ओपिनियन चेंज कर देंगे। पहले देने वाले थे अनक्वालिफाइड, अब क्या दे देंगे, क्वालिफाइड। और अगर केस बड़ा हुआ तो क्या दे देंगे, एडवर्स। या फिर अगर हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि हमें अच्छे से ओपिनियन देने के लिए क्या नहीं मिल रहा है, एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे केस में अपन क्या देंगे, डिस्क्लेमर। तो या देंगे क्वालिफाइड ऑफ एडवर्स या देंगे क्वालिफाइड ऑफ डिस्क्लेमर। कुछ आया समझ में? ओके। फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी बताते हैं क्या? यस। इसके लिए अगर आपको याद हो तो आपने बचपन में सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 पढ़ा होगा, याद आ रहा है? कंपनीज एक्ट का ही सेक्शन, कंपनीज एक्ट का ही है, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का फ्रॉड होता है, 1 करोड़ से कम का फ्रॉड होता है। 1 करोड़ से कम का फ्रॉड होता है तो आपको सिर्फ अपने बोर्ड रिपोर्ट में बताना पड़ता है, ठीक है। और 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का फ्रॉड है तो ऑडिटर क्या करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 2 दिन के अंदर बताता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसका रिप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे मतलब हो जाता है एमसीए का सेक्रेटरी। ये सब अपन ने पढ़ा होगा कंपनीज एक्ट में, समझ में आया? चलिए, तो फिर बोला गया अगर ऑडिटर को लगता है वेदर ऑडिटर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट द आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस टू पार्टीज आउटसाइड द एंटिटी। बोलो, कोई भी डाउट? नेक्स्ट, इंडिकेटर्स टू बी कंसिडर्ड वेरीफाइंग कंप्लायंस विद लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन। ऐसे कौन से इंडिकेटर है जो कि हमें कंसिडर करने पड़ते हैं? तो पहला इंडिकेटर क्या क्या है बताइए, इन्वेस्टिगेशन बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगर आपके यहाँ पर रेड पड़ी है तो समझ जाओ देयर इज अ नॉन कंप्लायंस, सिंपल सी बात है। पेमेंट ऑफ अनस्पेसिफाइड सर्विसेज टू कंसल्टेंट या रिलेटेड पार्टी। आप क्या कर रहे हैं, अनस्पेसिफाइड सर्विसेज या लोन दे रहे हैं, किसको? कंसल्टेंट्स को, एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। क्यों दे रहे हो? पक्की बात है, कोई राज छुपाने क्या होगा? Yes or no? Okay. Purchases at prices significantly above below market price. ये एक तरीका होता है कि अपन ने क्या कर दिया, कोई चीज़ को करना था, जैसे कि लालू प्रसाद यादव, नाम सुना होगा, ठीक है। अब ईडी उनके घर पे बैठी हुई है बेटा, 9 घंटे से पूछताछ कर रही है क्योंकि उन्होंने घोटाले इतने किए कि हर साल ईडी के साथ उनका व्यवहार बैठ गया है। किसी साल वो नहीं, अगर ईडी उनके घर नहीं आती वो खुद चल के चले आते, क्या बात है इस बार क्यों नहीं आए? तो ऑब्वियस याद है क्योंकि उन्होंने रेल मंत्री रह के बहुत घोटाले किए, चारा घोटाला किया। अब रेल मंत्री में उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को पोजीशंस दिलवाई, ठीक है। और पोजीशन दिलाने के लिए लाइक अगर आपको रेलवे में पोजीशन चाहिए तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, अपनी ज़मीन मेरे नाम करनी पड़ेगी, बस इतना छोटा सा कंसेप्ट और कुछ नहीं। आपके पास ज़मीन है, ज़मीन आप मुझे दो, मैं आपको क्या दूंगा, सरकारी नौकरी दूंगा। अब सरकारी नौकरी की आज भी वैल्यू है, लेकिन 20 साल पहले कुछ ज़्यादा ही थी, हुआ था, ठीक है, कि सरकारी नौकरी वाला मतलब वही है, सब कुछ है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो वो हुआ था एक तरीके से। तो इस समय पर लोग क्या करते थे, अपने आप को सिक्योर्ड रखने के लिए ज़मीनें भी दे देते थे। तो ज़मीनें ऐसे नहीं दी गई कि भैया ऐसा लिया लालू प्रसाद को दे दी, ज़मीन है, ठीक है, कोई ऐसा मोबाइल थोड़ी ना कि दे दिया। तो ज़मीन की क्या होती है, रजिस्ट्री होती है। तो उन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी ज़मीनें ली, लाइक 1 लाख स्क्वायर फुट की ज़मीन, जिसकी मार्केट कीमत उस समय पर 4 करोड़ रुपये थी। उसको लिया कितने में, मात्र 8 लाख रुपये में। अब आप मुझे बताओ, वो दिखा रहे कि मैंने 8 लाख रुपए में क्या किया है, ये 1 लाख स्क्वायर फुट की ज़मीन खरीदी है। तो अब आप मुझे बताइए, अब जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 4 करोड़ है। तो इससे समझ में आ रहा है ना, ये 8 लाख सिर्फ दिखाने के 8 लाख है, क्योंकि आपने बचपन में तो पढ़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वेयर देयर इज नो कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। तो कंसिडरेशन तो देना था। अब कंसिडरेशन कैन बी एनीथिंग। भाई आप अगर मुझे ही देना चाहो कि सर ये मेरा घर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ही इस घर पे रहो, आप जो बोलो, आप 51,000 बोलो, मैं बेचने को तैयार हूं, तो ठीक है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, कोई गलत नहीं है। भाई आपकी इच्छा है, आप सस्ते में दे रहे हो, होता ही ना, लोग सस्ते में दे देते हैं भाई, कि भाई ये पर्टिकुलरली मान लीजिए मेरा रिलेटिव है, तो भाई मैं इसे बहुत कम में पढ़ाऊंगा, भाई हो सकता है मैं सिर्फ बुक्स के चार्जेस लूंगा 10,000 रुपये, लेकिन बाकी बच्चों से मैं 40-50,000 रुपये लूंगा, भाई वो मेरे ऊपर है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन क्योंकि ऐसा केस दिखा यहां पर, और ईडी को भी दिख गया कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि कोई अनजान व्यक्तियां इनको क्या कर रहे हैं, लाखों करोड़ों की जमीनें लाखों में ला करके दे रहे हैं। और ये जो जमीन जिसके पहले ओनर थे, वो बाद में रेलवे में कहीं ना कहीं किसी पोजीशन पे जाके बैठ गए, तो उन्होंने तार से तार जोड़े और समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ क्या है,
लफड़ा है। तो लफड़ा कैसे समझ में आया? जब परचेजेस आपने किया अबव और बिलो मार्केट प्राइस। क्या ये बात समझ में? आज तो समझो जमीनें 100-100 करोड़ के ऊपर की हो गई होंगी। 1 लाख स्क्वायर फीट किसको बोलते हैं यार? आजकल तो किसी भी जगह पर किसी भी जगह पर अगर एक मार्केट के अंदर रेट होगा तो 4 से 5 हज़ार इज मिनिमम एंड हो गया। 4,000 रुपये स्क्वायर फीट, तो 4,000 इंटू 1 लाख कर लो, कितना होता है? थोड़ा फिगर एकदम बाहर चला गया बेटा, समझ में आया? तो ऑन दैट बेसिस से अगर देखा जाए तो इतना महंगी जमीनें हो गई यहाँ पे। ठीक है, आइए नेक्स्ट, अनयूजुअल पेमेंट इन कैश। कैश में अगर आप बहुत ज्यादा पेमेंट्स कर रहे हैं, अनयूजुअल पेमेंट्स टुवर्ड्स लीगल फीस। लीगल फीस आप बहुत ज्यादा दे रहे हैं, मतलब आपके कोर्ट केसेस बहुत चल रहे होंगे। पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज अदर देन द कंट्री फ्रॉम विच दे आर बॉट, मतलब कि आपने जो गुड्स एंड सर्विसेज लिया है वो ऐसी कंट्री के गुड्स, मतलब आप पैसा ऐसी कंट्री में भेज रहे हो जिस जगह से आपने गुड्स एंड सर्विस मंगाया ही नहीं। समझ में आ रहा है? ऐसी कंट्री में आप क्या कर रहे हो? पैसा भेज रहे हो जहां से गुड्स नहीं आता, मतलब ये कहीं तो भी ब्लैक मनी इधर उधर करने का, मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम होगा। पेमेंट विदाउट प्रॉपर एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन, आप बाहर पेमेंट कर रहे हो लेकिन उसका प्रॉपरली क्या नहीं कर रहे हो? एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन नहीं कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन, इम्प्रॉपरली रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन या एडवर्स मीडिया कमेंट। क्या ये बातें समझ में आई? चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या बताएंगे? जॉइंट ऑडिट। चलो, लेकिन यहाँ तक के पहले 250, क्या ये बातें समझ में आ गई क्या? यस, पक्का? चलो, जॉइंट ऑडिट अपन आराम से करेंगे, लेकिन अभी आ जाएंगे कहाँ पर दोस्तों? ऐसे 450, 260 और 265। ये मैंने आपको बोला था मैं किससे पढ़ाऊंगा आपको? मॉड्यूल से। यस, जिन बच्चों के इस मॉड्यूल है मैं आपको बता देता हूँ, वो जो चैप्टर रहेगा वो कौन सा चैप्टर है बेटा? चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है कंप्लीशन एंड रिव्यू। ठीक है, इसके अंदर जो है ये 260, 265 और 450, ये 3 स्टैंडर्ड है। बाकी स्टैंडर्ड्स तो अपन को अभी करने के बाकी है, वो मेरी बुक से करेंगे, बट ये 3 स्टैंडर्ड अपन यहाँ से करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपन उठाएंगे कौन सा स्टैंडर्ड? 450। ठीक है, अगर आप देखेंगे दोस्तों 450 स्टैंडर्ड, इसका नाम देखेंगे क्या दिया हुआ दोस्तों? इवैल्यूएशन ऑफ मिश स्टेटमेंट। आइए बात करते हैं इसके बारे में। पेज नंबर किसी को पता है? 7.24, यही था। चलिए, इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। व्हाट इज दिस मिस स्टेटमेंट? किसकी वजह से होता है, कोई बता सकता है क्या? मिस स्टेटमेंट किसकी वजह से होता है? वेरी गुड, या तो फ्रॉड से होता है या तो किससे होता है? एरर से होता है। तो आप जब ओपिनियन फ्रेम कर रहे होंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको क्या देखना होगा जब ओपिनियन फ्रेम करोगे? उससे पहले क्या चीज देखनी है कि कितना मिस स्टेटमेंट निकला है। ज्यादा मिस स्टेटमेंट होगा तो एडवर्स दे देंगे, कम मिस स्टेटमेंट होगा तो क्वालिफाइड दे देंगे, ना के बराबर होगा तो अनक्वालिफाइड दे देंगे। तो भाई, बिफोर फॉर्मिंग एन ओपिनियन द ऑडिटर इवैल्यूएट्स द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट ऑन द ऑडिट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। व्हाट इज दिस अनकरेक्टेड? याद है मैंने आपको बताया था मिस स्टेटमेंट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कि भाई करेक्ट हो जाता है, एक अनकरेक्टेड रहता है। तो पहले तो एक डिटेक्ट होता है, एक अनडिटेक्टेड होता है। डिटेक्टेड में एक करेक्टेड होता है और एक अनकरेक्टेड होता है। तो वो यही चीज बोल रहे हैं कि भैया हमें ये देखना पड़ेगा कि अनकरेक्टेड वाले जो है वो कितने हैं। अगर अनकरेक्टेड वाले क्या हैं बताइए? ज्यादा हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो इसका मतलब हमें ओपिनियन देते समय ध्यान देना पड़ेगा। अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट रेफर टू दोज मिस स्टेटमेंट दैट ऑडिटर हैज एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड दैट हैव नॉट बीन करेक्टेड। अब ऐसे 450 क्या बोलते हैं? इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। ऐसे 450 डील्स विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट ऑन द ऑडिट एंड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट इफ एनी ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे 2 ही है, द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट ऑन द ऑडिट एंड इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट इफ एनी ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें पहली चीज बोली एक्यूमुलेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। सबसे पहला काम ऑडिटर ने क्या करना चाहिए? एक्यूमुलेट करना चाहिए। एक्यूमुलेट मतलब सबको इकट्ठा करो, कौन कौन से मिस स्टेटमेंट है, चलो भाई सबको एक जगह क्या कर लिया जाए,
accumulate. The auditor shall accumulate misstatement identified during the audit other than those are clearly trivial. सब वो trivial मतलब छोटा, छोटा को अपन क्या बोलते हैं? ट्रिवियल. जो एकदम छोटा सा होगा उसको इज्जत देनी है क्या? नहीं, उसको अलग करो, बाकी सबको क्या करो? इकट्ठा करो. मिस स्टेटमेंट में अराइव फ्रॉम वेराइटी ऑफ फैक्टर, बहुत अलग अलग फैक्टर से हो सकता है. लाइक अपन बोल सकते हैं पहला, एन एंटिटी इज रॉन्गफुली कैपिटलाइज मशीनरी रिपेयर एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 5 लाख रिजल्टिंग इन ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट. ये बात मुझे समझ नहीं आई, क्या बोल रही है? वेरी गुड. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज कर दिया. रिपेयर का जो खर्चा 5 लाख का था उसको मशीनरी में जाके जोड़ दिया. इधर पे वो रिपेयर एंड एक्सपेंसेस में डालते तो 5 लाख से एनपी कम हो जाता. इधर पे 5 लाख से एनपी बढ़ गया. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मिस स्टेटमेंट. क्या ये बात समझ में? कंसिडरेशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट एज द ऑडिट प्रोग्रेस. जैसे जैसे ऑडिट बढ़ता है मिस स्टेटमेंट्स भी निकलती है और मिस स्टेटमेंट को आपको देखना पड़ता है. The auditor shall determine whether the overall audit strategy and audit plan need to be revised. क्या बोला गया है? ऑडिट प्लान या ऑडिट स्ट्रैटेजी को रिवाइज करना पड़ सकता है. कब करना पड़ सकता है? जब हमें मिस स्टेटमेंट कम निकल रही हो, ज़्यादा निकल रही हो, मतलब जितनी सोची थी उससे ज़्यादा निकल गई, तो अब कुछ करना पड़ेगा बॉस. द नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट एंड द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द अकरेंस इंडिकेट दैट other misstatement may exist when aggregated with the misstatement accumulated during the audit could be material. अभी इतनी निकली है, चांसेस है कि और भी निकल सकती है, तो ऑडिटर को और ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए. The aggregate of misstatement accumulated during the audit approaches materiality determined in ऐसे. ये वाली लाइन मेरे को समझ नहीं आई, समझाएंगे? ओके, ऐसे 320 में मटीरियलिटी का लेवल दिया हुआ है. उस मटीरियलिटी के लेवल के ऊपर अगर आपका क्या चला जा रहा है बताइए? अगर एग्रीगेट ऑफ मिस स्टेटमेंट चला जा रहा है, दैट मींस बॉस यहाँ पे अलार्मिंग टाइम आ गया है, अब हमें ध्यान देना पड़ेगा. और अगर यहाँ तक पहुंच गए मतलब आगे तो और भी मिलेगा. अभी ऑडिट प्लान को चेंज करना चाहिए अपन को, और अपना एनटीई को कम कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए. क्या ये बात समझ में? The auditor may request to examine a class of transaction account balances in order of management to understand the cause of misstatement. अगर एक टाइप की बहुत सारी misstatement निकल रही है तो फिर अपन को मैनेजमेंट को भी बोलना चाहिए, भाई ये क्या नाटक है, इतने misstatement इसी टाइप की क्यों निकल रहे हैं? देखो तुम्हारे यहाँ पे ये गलती हो ही रही है और ये इसके कारण सारी जगह गलत हो रहा है. समझ में आ रहा है? तो ठीक करवाओ इसको. ये तो लाइन बाय लाइन इतनी गलतियां निकल रही, वो भी एक टाइप की निकल रही है, मतलब वो एक रूट कॉज है गलतियों का. उस रूट कॉज को क्या करो? ठीक करो. मैं थोड़ी ना करता रहूंगा ये सारा काम, और इससे तो मेरा भी काम बढ़ रहा है. बार बार मिस स्टेटमेंट निकल रही है, मेरा सब कुछ हिल जा रहा है, पूरी प्लानिंग हिल जा रही है मेरी. ये रूट कॉज को ठीक करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा. गेटिंग ऑफ माय पॉइंट? पक्का. परफॉर्म प्रोसीजर टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एक्चुअल मिस स्टेटमेंट और मेक एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सच अ रिक्वेस्ट मे बी मेड फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन ऑडिटर प्रोजेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट. ये सारा कुछ कौन बोलेगा? ऑडिटर. किसको बोलेगा? मैनेजमेंट को. क्या ये बात समझ में? If at the auditor request, management has examined the class of transaction disclosures and corrected misstatement that were detected, the auditor shall perform additional audit procedure to determine क्या वापस से misstatement तो नहीं मिल रहा है? Yes or no? चलो फिर the auditor shall communicate on a timely basis all the misstatement accumulated during the audit with appropriate level of management unless prohibited by लॉ. अगर लॉ मना नहीं करता तो आपको एक बार सारे मिस स्टेटमेंट किसको बताने चाहिए? मैनेजमेंट को. कि भाई मैनेजमेंट देख यार ये मिस स्टेटमेंट है, कुछ कुछ ठीक कर दे भाई. कुछ छोटी मोटी मिस स्टेटमेंट होती है, 3521 को 3512 लिख दिया है, 2 मार्च में एंट्री डाल दी 2 फरवरी की. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डॉक्यूमेंट में साइन नहीं है, साइन करवा दो. ये वाला वाउचर नहीं मिल रहा है, वाउचर दे दो. ये वाले की एंट्री नहीं है, वाउचर है तो एंट्री करवा दो. ये नो, ये सारा तो करवाना ही पड़ेगा, छोटे छोटे हैं, इन सबको निपटाने पड़ेंगे, तो इसीलिए वो कराएंगे. द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू करेक्ट दोज मिस स्टेटमेंट. टाइमली कम्युनिकेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट टू एप्रोप्रिएट लेवल इज इंपॉर्टेंट एज इट enables द मैनेजमेंट टू इवैल्यूएट वेदर द आइटम आर मिस स्टेटमेंट, इन्फॉर्म द ऑडिटर इफ इट डिसएग्रीज एंड टेक एक्शन एज नेसेसरी. अब कई बार क्या हो जाता है कि भाई मैनेजमेंट नहीं मानता, मैनेजमेंट बोलता नहीं ये 2 फरवरी का बिल है लेकिन मैं एंट्री तो 2 मार्च की करूंगा. अरे ऐसे कैसे करूंगा? बोलता पैसा 2 मार्च का. अरे मैंने कहा भाई रेवेन्यू तो इसी साल का है ना, पैसा कभी भी आए, ये साल का बिल है ना वो इसी में जाएगा. मान ही नहीं रहा, अब बड़ा फिगर है
बहुत बड़ा वो टर्नओवर उठा करके 2 मार्च में ले आना चाहता है, सॉरी मार्च और फरवरी में लड़ रहा हूं मैं, सॉरी मार्च और अप्रैल में। तो भाई 2 मार्च की एंट्री को कहां रखना चाहता है, 2 अप्रैल में रखना चाहता है। तो भाई ऐसे में तो भाई गड़बड़ हो जाएगा ना। बोल रहा भाई मुझे पैसा उस समय आया, मैं कहा पैसे से नहीं चलता बॉस, अपने पास बिल कब का बना उससे चलेगा। अगर 2 मार्च का बिल है तो 2 मार्च की एंट्री होनी चाहिए। अब वो करने को ही तैयार नहीं, बोलता नहीं मैं तो अप्रैल में लेके जाऊंगा, नहीं तो इस साल मेरा टर्नओवर बढ़ आएगा 3 करोड़ से, 3 करोड़ का 60 लाख रुपए, 3 करोड़ का फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मोटा माटी अगर हम बात करें तो भाई जीएसटी भी पे करना पड़ेगा, उस पर इनकम टैक्स भी पे करना पड़ेगा। मैं करने को तैयार नहीं हूं, ऐसा कौन बोल रहा है, बिजनेसमैन। तो इसके लिए अब अपन को देखना पड़ेगा ना लाइन ऑफ एक्शन क्या किया जाए। The correction by management of all misstatement, including those communicated by the auditor, enable the management to maintain accurate accounting books and records and reduces the ROMM of future financial statement because of the cumulative effect of immaterial uncorrected misstatement related to prior period. If management refuses to correct some or all of the misstatement communicated, the auditor shall obtain understanding of the मैनेजमेंट क्यों नहीं करेक्ट कर रहे हो भैया, क्या तकलीफ है। और अगर तकलीफ उनकी समझने के बाद अपन को लगता है कि चलो ये लोग ठीक है, तो अपन ये वैल्यूएट कर देंगे कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट। अब भाई कुछ तो करेक्ट हो गई, लेकिन अब कुछ क्या रह गई है, अनकरेक्टेड रह गई है। अब इन्हीं को ही तो इवैल्यूएट करना है। मेन तो स्टैंडर्ड यही बोलता है कि इवैल्यूएट करो किनको, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट को, क्योंकि जो अनकरेक्टेड रह जाएंगी उनको इवैल्यूएट करके ही अपन क्या देंगे, ओपिनियन। अगर लगा कि अनकरेक्टेड ज्यादा है तो ओपिनियन क्या होगा, एडवर्स पे जाएगा। समझ में आया। लेकिन मैं बोल रहा हूं फिगर में कि मैंने बोल दिया 3 लाख रुपए, बताओ ये 3 लाख का अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, बताओ अब आप क्या दोगे ओपिनियन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बिजनेस के टाइप के ऊपर। अंबानी क्या 3 लाख की गलती है तो इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर वही 3 लाख की गलती एक मीडियोकर साइज बिजनेस में जहाँ पे करोड़ या फिर 90 लाख 80 लाख का काम होता है, तो वहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि इट इज व्हाट दोस्तों मटेरियल। उसमें भी टाइप देखना पड़ेगा, कैश में होगी तो बहुत ही मटेरियल है, और अगर नॉर्मली ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगी तो माइंड भी उतना मटेरियल नहीं है, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो प्रायर टू इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मैसेज स्टेटमेंट, ऑडिटर शैल रीअसेस मटेरियलिटी डिटरमाइन एज पर ऐसे 320। The auditor shall determine whether uncorrected message statement are material individually or in aggregate, and in making this determination, the auditor shall consider pehla the size and nature of message statement, both in relation to particular classes of transaction, account balances or disclosure, the effect of uncorrected message statement related to prior period on the relevant classes of transaction, account balances or disclosure, and the financial statement as a whole. तो आपको size and nature of message statement भी देखना है और effect of uncorrected message statement भी देखना है, और उसके बाद आपको communicate करना है किसके पास, TCWG. The auditor shall communicate with TCWG regarding uncorrected message statement and the effect that they individually or in aggregate may have on the opinion in the auditor report unless prohibited by law. The auditor communication shall identify material uncorrected message statement individually. The auditor shall request that uncorrected message statement to be corrected. The auditor shall also communicate with TCWG the effect of uncorrected message statement related to what beta prior period on the relevant classes of transaction, account balances or disclosure, and the financial statement as a whole. Written representation from management, किसके बारे में बात कर रहा है, WR, किससे लेना है, मैनेजमेंट से। सर ये WR क्या होता है, ये एक लेटर होता है, किससे, फ्रॉम मैनेजमेंट टू ऑडिटर। तो जिसमें क्या करता है मैनेजमेंट, ये बता देता है कि भाई बीइंग लाइक ऑडिटर को बता देता है कि कौन कौन से ऐसे फ्रॉड है जो कि हमने आइडेंटिफाई किया, कौन कौन से ऐसे कुछ मिस स्टेटमेंट्स है जो कि हमने आइडेंटिफाई किया, ये सब कुछ WR में लिख करके बता देता है। कई जगहों के हमारे को सबूत नहीं मिलते हैं तो वो भी अपन किससे ले लेते हैं, मैनेजमेंट से, बाय टेकिंग WR। द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट अ WR फ्रॉम द मैनेजमेंट and where appropriate TCWG whether they believe the effect of uncorrected message statement are immaterial, क्या वो बिलीव करते हैं कि immaterial है, individually and in aggregate to the financial statement as a whole, and the summary of such items shall be included or attached to the WR. समझ में आया। डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट, ठीक है, तो उसको डॉक्यूमेंट करना है, सिंपल सी बात है। जो भी आपको मिस स्टेटमेंट मिला होगा उसको आपको डॉक्यूमेंट करके अपने पास रखना है। अमाउंट डॉक्यूमेंटेशन shall include amount below which मिस स्टेटमेंट could be regarded as clearly trivial, कि कितने अमाउंट के नीचे अपन उसको इज्जत ही नहीं देंगे।
ऑल मिस स्टेटमेंट जो कि एक्यूमुलेट हुआ है, ऑडिटर का क्या कंक्लूजन रहा, वो सब आपको डॉक्यूमेंट्स में लिखना पड़ेगा। बोलो कुछ खास था क्या? तो इस पूरे इसका स्टैंडर्ड का सार क्या है? स्टैंडर्ड का सार क्या है? अब आप ऐसे समझो, ऑडिटर को क्या मिलेंगे? मिस स्टेटमेंट। इस मिस स्टेटमेंट को वो किसको बताना चाहिए? मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट उसे क्या करेगा? करेक्ट करेगा। करेक्ट करने के बाद ऑडिटर को फिर चेक करना पड़ेगा क्या करेक्ट करने के बाद कोई मिस स्टेटमेंट रह तो नहीं गया। अगर कोई मिस स्टेटमेंट रह गया होगा, जिसे अपन बोलते हैं अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, ऑडिटर को इवैल्यूएट करना है कि क्या वो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स जो हैं वो बेसिकली उनको कितने मटीरियल है, क्या उसकी वजह से कुछ प्लानिंग में चेंज करना है, स्ट्रैटेजी में चेंज करना है, और फिर उसका इफेक्ट देना है कहां पर? ओपिनियन में। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? कोई भी डाउट तो नहीं? चलिए भाई। तो यहां पर हमारा कंप्लीट होता है ऐसे कौन सा? 450। चलिए नेक्स्ट स्टैंडर्ड पर आएंगे जिसका नाम क्या है? 260। क्या बोल रहा है 260? कम्युनिकेशन विद TCWG। क्या बताइए? कम्युनिकेशन विद TCWG। लेकिन इसके पहले आपको ये जानना जरूरी है व्हाट इज TCWG। तो इतना बड़ा राइटअप आपको मिला है, हु आर TCWG, दिख रहा है आपको? मिला है पेज नंबर 7.40 है। तो पेज नंबर 7.40 पे आप देखेंगे, आपको मिलेगा हु आर TCWG। TCWG कौन होते हैं? तो कौन होते हैं बेटा TCWG? मैनेजमेंट के ऊपर वाले, टॉप लेवल मैनेजमेंट, अंबानी, अदानी, टाटास, ये सब कहाँ है? TCWG में। द पर्सन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरसीइंग द स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी। यही लोग होते हैं जो राह दिखाते किसको? कंपनी को, एन ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी। दिस इंक्लूड ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। यानी यही लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी देखते हैं। फॉर सम एंटिटी TCWG में इंक्लूड मैनेजमेंट पर्सनल। ये बात मुझे समझ नहीं आई। हाँ, जैसे हमारे केस में कि TCWG कहाँ पर है बताइए? मैनेजमेंट में भी है। फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ गवर्नेंस बोर्ड ऑफ अ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एंटिटी एज अ ओनर और मैनेजर। क्या ये बात समझ में आई? चल, जो भी माहौल रहता है एंटिटी के अंदर, ये माहौल बनाने का काम भी कौन करता है? TCWG। गवर्नेंस स्ट्रक्चर वेरी बाय एंटिटी रिफ्लेक्टिंग इन्फ्लुएंसेस सच एज डिफरेंट कल्चर एंड लीगल बैकग्राउंड एंड साइज एंड ओनरशिप कैरेक्टरिस्टिक। तो भाई वो जो कल्चर वगैरह है वो सब इन्हीं के थ्रू आता है, और हर जगह का कल्चर सेम होता है। हर जगह का कल्चर अलग होता है, सेम होता है? अलग होता है यार। टाटास कितना अलग काम कर रहे हैं, अंबानीस कितना अलग काम कर रहे हैं, अदानीस कितना अलग काम कर रहे हैं। सबका वर्किंग कल्चर एकदम क्या बताइए? डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल सम एंटिटी a supervisory board exists that is separate from executive member. In other entity both supervisory and executive functions are performed by a single board. सबका अपना अलग अलग कंसेप्ट है। चलो अब आते हैं थर्ड पैराग्राफ में। इन मोस्ट एंटिटी गवर्नेंस इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गवर्निंग बॉडी सच एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, partners, proprietor, committee of management, trustee, or equivalent person. In smaller entity, however, one person may be charged with governance. For example, the owner, manager, where there are no other owner or a sole trustee. तो वही सब कुछ देख लेता है, वही सब मैनेजमेंट में भी भाग रहा है और वही सारा पॉलिसी और स्ट्रैटेजिक भी डिसीजंस ले रहा है। Such diversity means that it is not possible to specify for all audits, the person with whom auditors to communicate particular matter. Also, in some cases, appropriate person with whom to communicate are not clearly identifiable from legal framework. For example, entity where governance structure is not formally defined, such as family-owned entities and not-for-profit entities. In such cases, the auditor may need to discuss and agree with the engaging party the relevant person with whom to communicate. In deciding with whom to communicate, auditor understanding structure processes in accordance with ऐसे 315 is relevant. क्या बोला है भाई? ऐसे केसेस में कई बार ये समझ ही नहीं आता है कि हमें कम्युनिकेट किससे करना है, क्योंकि TCWG आपका लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए। हमेशा आपको पहले बातें किससे करनी है? मैनेजमेंट से। हाँ, आपको लगा कोई चीज़ ऐसी है जैसे मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व है, अभी अपन ने पढ़ा कि जानबूझ के नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन है, और वो जानबूझ के कौन कर रहा है? मैनेजमेंट। तो अपन भागते हुए किसके पास जाएंगे? TCWG। हर चीज़ के लिए भागते हुए TCWG के पास आओगे तो TCWG के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको हर एक क्वेरी को सॉल्व करेगा। तो इसीलिए TCWG ने मैनेजमेंट को बैठाया इसलिए ताकि वो कहीं और अपनी एनर्जी को क्या कर सके? लगा सके। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? इसी के बारे में यहां पर दिया हुआ है बकायदा
ये आपको बड़ी बड़ी एंटिटी में ये स्टैंडर्ड काम आएगा, अंबानी, अदानी, टाटास, इन्हीं जगहों पर ही ये काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर TCWG अलग होंगे, मैनेजमेंट अलग होगा और TCWG से डायरेक्टली कम्युनिकेट करना आपके लिए थोड़ा सा प्रोसेस भरा होगा, समझ में? तो यही स्टैंडर्ड बता रहा है। SA 260 डील विद ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट विद TCWG इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे बड़ा चीज़ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एज पर SA 260, ऐसा क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एज पर SA 260। तो बताना भैया, पहला टू कम्युनिकेट क्लियरली विद व्हाट दोस्तों, TCWG। क्या? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन रिलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट। ये अपन मोटा माटी उनसे बात कर लो कि भैया मेरा काम क्या है, मैं कब तक काम को कंप्लीट करके दूंगा, ठीक है, और मैं क्या क्या करूंगा, वो अपन पहले ही बता दो। फिर ऑब्टेन करना है TCWG से इंफॉर्मेशन जो कि हमारे लिए रेलिवेंट होगी ऑडिट के लिए, तो उनसे अपन कम्युनिकेट करके ले लेंगे। फिर साथ ही साथ अपन ये बता देंगे कि भाई TCWG को विद टाइमली ऑब्जर्वेशन अराइजिंग फ्रॉम ऑडिट डेट आर सिग्निफिकेंट रिलेवेंट टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसी व्हाट दोस्तों, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। तो भाई अपन TCWG को ऑब्जर्वेशंस बता देंगे टाइम टू टाइम, ये गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है, इस पे ध्यान दो, तो वो चीज़ हो गई। एंड टू प्रमोट इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन, इफेक्टिव टू वे होना चाहिए, ऐसा नहीं वन वे ही होता जाए, मैं ही TCWG को बताते जाऊँ वो कुछ बता ही नहीं रहा, तो ऐसा होना चाहिए टू वे कम्युनिकेशन, वहाँ पे आपको इफेक्टिवली क्या करना है, बिल्ड करना है। तो कितने ऑब्जेक्टिव है बताइए, 4। मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। एक तो ऐसे 260 बहुत सालों के बाद आपके बीच में आने वाला है, क्योंकि पहले के ये था ही नहीं, पहले के उसमें नवंबर में, तो ऑब्वियस है। और ये ऐसा नहीं कि कभी नहीं था, ये कोई नया स्टैंडर्ड नहीं है, ये था, फिर ICAI ने अलग किया, फिर मजा आया उनको, वापस डाल दिया, बेटा पता नहीं क्या कर रहे ज़िंदगी में, तो ऑब्वियस सी बात है। तो इन्होंने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन उस समय बहुत पूछा जाता था, जिस समय पर मैं बता रहा हूँ 2017-18 जब कोर्स चेंज नहीं हुआ था, तब नया इंटरमीडिएट का सिलेबस नहीं आया था, तब IPCC हुआ करता था, उस IPCC में ये बेसिकली ऐसे 260 के क्वेश्चंस अच्छे आते, तो उसमें एक क्वेश्चन फेवरेट था, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर एज पर ऐसे 260, मतलब नाम भी नहीं बताते थे, सीधा लिखते थे एज पर ऐसे 260 ऑब्जेक्टिव बताओ। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव है, पहला कम्युनिकेट करना, दूसरा उनसे इंफॉर्मेशन निकालना, तीसरा रिपोर्टिंग प्रोसेस के दौरान जो ऑब्जर्वेशन होगा वो बताना, और प्रमोट करना क्या, टू वे कम्युनिकेशन। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल एक और आ जाता है यहाँ पे, क्या बातें करोगे, इंपॉर्टेंट है। वहाँ जाके ऐसे पूछना चालू कर दी, सर घर पे सब ठीक है, आकाश ठीक है, अनंत ठीक है, शादी होने वाली अभी पता चला है, बाकी कोई तकलीफ तो नहीं, भाभी अभी सब सही है घर पे, तो ऐसा अपन को बातचीत करनी नहीं है उनसे, अपन को कैसी बात करनी है, प्रोफेशनल बातों में सबसे पहली चीज़ है ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा। The auditor shall communicate with TCWG the responsibility of the auditor in relation to financial statement। और आप मुझे बताएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑडिटर की, बताओ मेरे आज़ाद देश के बेशरम नागरिकों। वेरी गुड, यही तो है बेटा, पहले दिन से तो ये चीख रहा हूँ बेटा, फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग और दोस्तों ओपिनियन ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और साथ ही साथ अगर मैं ऑडिट कर रहा हूँ तो आप तो रिलैक्स हो जाओ ना TCWG, आपको कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चिंता ही मत करो, सब कुछ मैं देख लूँगा, भाई देखेगा, कैसा है, नहीं भैया। द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट रिलीव मैनेजमेंट और TCWG ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम्हें घर जाके नहीं पढ़ना है, अरे समझ में आ रहा है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है, मेरी अपनी जिम्मेदारी। दूसरा अपन को कम्युनिकेट करना है प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट। भाई मेरा काम कितना है और मैं कब कब करूंगा, कब तक के आपको काम करके दे दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि यार आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो, मैं आपको बोल रहा हूँ साहब ठीक है अपन एक काम करेंगे, मैं जुलाई एंड में आपको दे दूंगा, आप बोले अरे नहीं भाई मेरे को थोड़ा जल्दी चाहिए, इस बार AGM जल्दी करानी है, मैं कहा अच्छा ठीक है चलो फिर मैं अरेंजमेंट करता हूँ, फिर मैं जून में दूंगा। तो ये अपन को बातचीत कर लेनी चाहिए। द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद TCWG एन ओवरव्यू ऑफ द प्लान स्कोप एंड टाइमिंग विच इंक्लूड कम्युनिकेशन अबाउट सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड। फिर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग फ्रॉम द ऑडिट, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ना जो आपको पता चलेगा ऑडिट के दौरान, और जो आपको लगेगा कि यार ये मुझे किसको बताना चाहिए, TCWG को। एग्जाम्पल, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इफ एनी एनकाउंटर ड्यूरिंग द ऑडिट, या फिर ऑडिटर व्यू अबाउट सिग्निफिकेंट qualitative aspect of the entity's accounting practices including accounting policy, accounting estimate and disclosure. When applicable, the auditor shall explain to TCWG why the auditor considers a significant accounting practice that is acceptable under the applicable FRF not to be the most appropriate to the particular circumstances of the entity. Unless all those charged with governance are involved in managing the entity, significant matter arising during the audit that were discussed are subject to correspondence with
मैनेजमेंट। मतलब क्या बोल दिया गया कि जब तक सारे टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट से इन्वॉल्व ना हो तो फिर आपको अलग से चल के टीसीडब्ल्यूजी से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि टीसीडब्ल्यूजी अलग है और मैनेजमेंट अलग है। रिटन रिप्रेजेंटेशन अपन को उनसे मांगना पड़ेगा। सर्कमस्टेंसेस जो कि अफेक्ट करता है फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म एंड कंटेंट को जो चीजें अफेक्ट करती है वो आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। या एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर राइजिंग ड्यूरिंग दी ऑडिट। तो क्या क्या आप बताएंगे उन्हें? तो पहली चीज भाई जो भी आपके अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, एस्टिमेट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आई वो, उसके अलावा अपन के कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस जो फॉर्म एंड कंटेंट करता है वो, या एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर्स। क्या ये बात समझ में आई? चलो, कम्युनिकेशन ऑफ ऑडिटर इंडिपेंडेंस इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी। क्या बोल रहा है, चाहता है लिस्टेड एंटिटी। लिस्टेड एंटिटी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती, क्या? इंडिपेंडेंस। ये शायद और जगह कहीं पर भी इज्जत नहीं देते अपन इंडिपेंडेंस को इतनी जितनी कहां पर देते हैं, लिस्टेड एंटिटी में। वेरी गुड। इन द केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी। क्या? A statement that engagement team and other in a firm as appropriate the firm and when applicable network firm have complied with ethical requirement। कि साहब मेरी engagement team बोलो, मेरी firm बोलो, मेरी network firm बोलो, सब लोग इंडिपेंडेंस को कंप्लाई कर रहे हैं। दूसरा, all relationship and other matter between the firm, network firm and the entity that in the auditor professional judgment may be reasonably be thought to bear on independence। तो सारे रिलेशनशिप हमने देखे हैं ध्यान से, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जिसका इम्पैक्ट खराब जा रहा हो किसके ऊपर, हमारी काम करने पर, हमारे काम करने पर, ठीक है। तो ऑल रिलेशनशिप इन अदर मैटर को हमने देखा है, ठीक है। तो ये हमारे काम करने पर या हमारी इंडिपेंडेंस पर उनका कोई इम्पैक्ट तो नहीं जा रहा है। दिस शैल इंक्लूड टोटल फीस चार्ज ड्यूरिंग द पीरियड कवर्ड, नॉन ऑडिट सर्विसेज के लिए, ऑडिट सर्विसेज के लिए, नेटवर्क फर्म एंटिटी, कंपोनेंट कंट्रोल बाय एंटिटी। द फीस शैल बी एलोकेटेड टू कैटेगरीज दैट आर एप्रोप्रिएट टू असेस टीसीडब्ल्यूजी इन असेसिंग व्हाट द इफेक्ट ऑफ सर्विसेज। तो क्या बोल दिया गया कि भैया हम हर चीज को ध्यान में रख रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। तो लिस्टेड एंटिटी के केस में अपन क्या करेंगे, उन्हें कम्युनिकेट कर देंगे कि भैया हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी गड़बड़ घोटाला नहीं है, कहीं से भी हमारी इंडिपेंडेंस हर्ट नहीं हो रही है, हम जो भी काम करेंगे वो काफी इंडिपेंडेंट तरीके से ही काम करेंगे। और अगर मिल गई थी कोई छोटी मोटी हमें इंडिपेंडेंस पे थ्रेट, तो हमने उसको क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया। क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। क्या ये बात समझ में? चलो, फिर बोला कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसा रखेंगे बेटा, वन वे टू वे? टू वे होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है। और कब करोगे, एक ही बार? बार बार भी इतना नहीं, लगातार हर मिनट हर लम्हा मत करने लग जाना, ठीक है। तो इतना भी कम्युनिकेट नहीं, जब जरूरत पड़ेगी, ऑन अ टाइमली बेसिस। क्या बोलते हैं उसे, ऑन अ टाइमली बेसिस। तो ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी द फॉर्म, टाइमिंग एंड एक्सपेक्टेड ऑफ द जनरल कंटेंट ऑफ व्हाट दोस्तों, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमेशा ओरल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, रिटन। तो हमेशा राइटिंग में रखिए विद टीसीडब्ल्यूजी, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग। इफ इन द ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट ओरल कम्युनिकेशन वुड नॉट बी एडिक्वेट। Written communication need not include all matter that arose during the course of audit. The auditor shall communicate in writing with TCWG regarding auditor independence in required in case of listed entity. Listed entity के केस में अलग से स्टैंडर्ड ने बोल दिया, इंडिपेंडेंस के बारे में तो जरूर क्या करना, लिखना। ओके, एडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसा होना चाहिए, वन वे टू वे? Two-way. The auditor shall evaluate whether the two-way communication between the auditor and TCWG have been adequate for the purpose of the audit. If it has not, the auditor shall evaluate the effect, if any, on the auditor assessment of ROMM and ability to obtain SAE and shall take appropriate action. और last क्या है, documentation. क्या ये बात समझ में आई? अब इसके बाद है ऐसे 265। अगर इसको भी अगर आप पढ़ेंगे तो ये भी कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, किसके साथ, टीसीडब्ल्यूजी एज वेल एज मैनेजमेंट, मतलब ये दोनों की बात कर रहा है। लेकिन ये थोड़ा स्पेसिफिक है, 260 से ज्यादा स्पेसिफिक है, क्योंकि ये सिर्फ क्या कम्युनिकेट करने की बात कर रहा है, डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। मतलब इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, उसी को ही आपको कम्युनिकेट करना है, किसको, टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट। देखो पहले तो अपन करेंगे किसको, टीसीडब्ल्यूजी को,
मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट से बात नहीं बनी तो समझ में आया, वही चीज यहां पर बोले। पेज नंबर 7.46, ऐसे 265 डील्स विद ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट व्हाट दोस्तों अप्रोप्रिएटली टू TCWG with governance and management deficiency internal control that the auditor has identified in an audit of financial statement. The auditor is required to obtain an understanding of internal control. इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, internal control की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी relevant to the audit when identifying and assessing the ROMA. In making those risk assessment, the auditor consider internal control in order to design audit procedure that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion. ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई, आप ही समझाएंगे यहाँ से इनसे। बहुत शानदार बेटा, क्या बोल दिया गया, ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल को चेक करता है, लेकिन चेक करने का कहीं से भी कारण ओपिनियन देना नहीं है, बल्कि क्या कारण है, ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन करना है कि भैया मैं सैम्पलिंग करूं तो कितनी करूं। अरे समझ में आया कि नहीं आया, तो सैम्पलिंग अगर मुझे करना है कितनी करना है, ये सारा कुछ वहां से आएगा। तो यही लिखा है दोस्तों। तो आइटम में आइडेंटिफाई व्हाट दोस्तों, डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल नॉट ओनली ड्यूरिंग द रिस्क असेसमेंट बट ऑल्सो इन द अदर स्टेज। ऐसे 265 स्पेसिफाई आइडेंटिफाइज डेफिशिएंसी, द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट टू TCWG एंड मैनेजमेंट। उसमें अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू कम्युनिकेट एप्रोप्रिएटली टू TCWG एंड मैनेजमेंट डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल दैट ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड दैट इन द ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट आर ऑफ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस। इतनी इंपॉर्टेंट है कि अपन को एक बार किससे बातचीत कर लेनी चाहिए, मैनेजमेंट से बात कर लेनी चाहिए। मीनिंग ऑफ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, कोई बता सकता है क्या होता है, मतलब कब बोलोगे कि इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं है, जब 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 हाँ, जब एक ही आदमी सब मैनेज कर। ओके, ये तो आपने एक एग्जांपल दिया, लेकिन बड़ा लेवल पे अगर अपन बात करें कि इफेक्टिव ना हो, इफेक्टिव ना हो मतलब वो कब पता चलेगा इफेक्टिव ना हो, जब वो बनाया काय को है रिस्क को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, तो वो रिस्क को कम नहीं कर पा रहा। कैसे नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो मिस स्टेटमेंट को प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट नहीं कर पा रहा। भाई इंटरनल कंट्रोल या तो भाई करेक्ट नहीं कर पा रहा है, प्रिवेंट नहीं कर पा रहा, क्या मतलब कैसे इंटरनल कंट्रोल। तो डेफिशिएंसी का मतलब यह है कंट्रोल इज डिजाइन, इंप्लीमेंटेड एंड ऑपरेटेड इन सच अ वे दैट इट इज अनेबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट मिस स्टेटमेंट। वो प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट कर ही नहीं पा रहा। A control necessary to prevent or detect and correct misstatement in the financial statement on a timely basis is missing. Significant deficiency in internal control. Internal control की significant deficiency, इसका मतलब क्या होता है? Significant deficiency मतलब बड़ी deficiency। कैसी deficiency बेटा? बड़ी deficiency। इतनी बड़ी डेफिशिएंसी जो कि ऑडिटर को अपने किससे लगेगी, पीजे से, कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि अपन को उसमें किसका ध्यान लेना चाहिए, TCWG का। तभी तो आप TCWG को कम्युनिकेट करोगे। तो डेफिशिएंसी और कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी दैट इन द ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट इज ऑफ सफिशिएंट इंपॉर्टेंस टू मेरिट द अटेंशन ऑफ TCWG। द सिग्निफिकेंस ऑफ डेफिशिएंसी और कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल डिपेंड नॉट ओनली वेदर अ मिस स्टेटमेंट हैज एक्चुअली अकर्ड बट ऑल्सो ऑन द लाइकलीहुड दैट अ मिस स्टेटमेंट कुड occur and potential magnitude of the misstatement. Significant deficiency may therefore exist even though the auditor has not identified misstatement during the audit. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, examples of the matter that auditor may consider in determining whether deficiency constitute a significant deficiency. कब ऐसा आप मानेंगे कि वहाँ पे significant deficiency है? तो पहला, जब likelihood of deficiency leading to material misstatement in the financial statement. या susceptibility to loss or fraud related to asset or liability. Subjectivity and complexity of determining estimated accounts such as fair value accounting estimate. Financial statement amounts exposed to deficiency. The volume of activity that has occurred or could occur in the account balance or class of transaction exposed to deficiency or deficiency.
Importance of the control to financial reporting process, for example, general monitoring control, control over prevention, detection, control over selection, application of accounting policy, control over significant transaction with related party outside entities, for those normal course of business या over the period end financial reporting process. ये क्या है? ये सारे क्या है? कंट्रोल्स जो किसके हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के रिलेटेड है। और ये सारे क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट क्यों? क्योंकि आप गड़बड़ी कर रहे हो किसमें? सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी में। या कंट्रोल ओवर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी होगा वो काफी सिग्निफिकेंट होगा। तो यहां पर एक क्या दी गई है? कैटेगरीज, जिन कैटेगरीज में आपको समझ में आएगा कि यहां पे इंटरनल कंट्रोल अच्छे से काम नहीं कर रहे। ओके, नेक्स्ट, The cause and frequency of exception detected as a result of deficiency in those control. अगर वो कंट्रोल में कुछ गड़बड़ हुआ है तो उस गड़बड़ होने की वजह से कितना इम्पैक्ट गया, क्योंकि अगर इम्पैक्ट बड़ा होगा मतलब वो ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है तो वो हमारे लिए क्या है? सिग्निफिकेंट है। तो वो हमें किसको बताना है? TCWG को। एंड द इंटरैक्शन ऑफ डेफिशिएंसी विद अदर डेफिशिएंसी, अगर एक डेफिशिएंसी इधर हुई, एक डेफिशिएंसी इधर हुई, दोनों मिल करके क्या बड़ी डेफिशिएंसी हो सकते हैं? यस, तो वो भी अपन को देखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल। कुछ इंडिकेटर्स यहां पे दिए हुए हैं, जैसे कि पहला इंडिकेटर मैं सेकेंड पॉइंट पढ़ूंगा, ये वाला, एब्सेंस ऑफ रैप विद इन एंटिटी। किसकी बात कर रहा है? एब्सेंस ऑफ रैप। रैप का मतलब क्या होता है? अब क्योंकि आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हमेशा पढ़ा है कि ऑडिटर ही करता है, लेकिन ऐसा जरूरी क्या मैं भी करता हूँ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बीइंग अ ओनर और मैनेजमेंट? यस भाई, मेरे को भी तो डर है। किस बात का? चोरी का। यहां पे मेरे को भी तो डर है कि भैया रिस्क है कि कुछ मेरे यहां पर भी मिस स्टेटमेंट हो जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है रैप मैं भी करता हूं। एविडेंस ऑफ एन इनइफेक्टिव एंटिटीज रैप, या तो रैप नहीं है या तो है तो इनइफेक्टिव है, तो ऑब्वियसली बात है इसके कारण पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, एविडेंस ऑफ इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स टू सिग्निफिकेंट रिस्क, मतलब वेरी गुड, सिग्निफिकेंट रिस्क को आप क्या नहीं दे रहे? इज्जत नहीं दे रहे। ऑब्वियस सी बात है भाई, वो है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन आप क्या नहीं दे रहे? उसको इज्जत नहीं दे रहे। या मिस स्टेटमेंट डिटेक्टेड बाय ऑडिटर, ऑडिटर ने मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट किया तो तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ने उसको प्रिवेंट क्यों नहीं किया? डिटेक्ट क्यों नहीं किया? करेक्ट क्यों नहीं किया? मतलब तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल में गड़बड़ है। या डिस्क्लोजर ऑफ अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एज अ प्रायर पीरियड आइटम इन करंट ईयर स्टेटमेंट, ये बात मुझे समझ नहीं है। बोल दो ना जरा। पिछले साल का मिस स्टेटमेंट आप इस साल उसे, या पिछले साल की कुछ गड़बड़ी को इस साल दिखा रहे हो, पिछले साल की कोई बात को इस साल दिखा रहे हो। क्यों दिखा रहे हो? पिछले साल क्यों नहीं दिखाया? पिछले साल क्यों नहीं दिखाया? प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल नहीं था, आपने पता ही नहीं किया था, मतलब आपका सिस्टम खराब है। आप पिछली चीजें यहां ला रहे हो, इसका मतलब आपका पिछले साल का सिस्टम खराब है। चांसेस आ जाए पिछले साल खराब है तो इस साल भी खराब ही होगा ना यार, ऑब्वियस सी बात है। एविडेंस ऑफ मैनेजमेंट इनएबिलिटी टू ओवरसी द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मैनेजमेंट ध्यान ही नहीं दे रहा, इज्जत ही नहीं दे रहा किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने को। तो ये क्या है कि ये इंडिकेटर्स है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, ये इंडिकेटर है और ऊपर का एक एग्जाम्पल्स है, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी को। मतलब ये जो दी चीजें हैं ये कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं क्या? डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल। और ये जो चीजें हैं ये क्या बता रही हैं बताइए? इंडिकेटर्स। दोनों में अंतर है, दोनों के आपको अच्छे से नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट्स आएंगे एग्जाम में, यही आएगा एग्जाम में। और यहीं पर ही आप सोचोगे यार कि 5 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आएंगे, है तो इजी बट अगेन अपन को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत जाएगी। तो इसका अलग से आपको 2 टेबल बनाना पड़ेगा एग्जाम्पल्स ऑफ डेफिशिएंसी में, ठीक है। एक में लिखना कि एग्जाम्पल्स करके, एक में लिखना डेफिशिएंसी, एक में लिखना इंडिकेटर्स शोइंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, और उनके 6-8 पॉइंट्स याद कर लेना। जो आपको पसंद आए वो सारे पॉइंट्स कर लेना। क्या ये बात समझ में आई? चलो,
डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, अभी डिटरमाइन करना कि यहाँ पे डेफिशिएंसी है वो भी सिग्निफिकेंट है, ये डिटरमाइन करने का काम किसका रहेगा? ऑडिटर। ऑडिटर कैसे करेगा? अपने पीजे से। The auditor shall determine whether on the basis of audit work performed, the auditor has identified one or more deficiency. If the auditor has identified one or more deficiency, the auditor shall determine on the basis of the audit work performed, individually or in aggregate, that they constitute significant deficiency. Communication of significant deficiency in internal control. The auditor shall communicate in writing significant deficiency in internal control identified during the audit to TCWG on a timely basis. The auditor shall also communicate to management an appropriate level of responsibility on a timely manner. Pehla, in writing significant deficiency in internal control that auditor has communicated or intends to communicate to TCWG unless it would be inappropriate to communicate directly to the management. क्या बोल रहा है ये बताइए कि आपको कम्युनिकेट करना चाहिए वैसे किससे? मैनेजमेंट से या फिर TCWG से। कैसे करना चाहिए? इन राइटिंग। क्या करना चाहिए? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। लेकिन ऐसे केस में जहां पर उसको लग रहा है कि भाई मैनेजमेंट से बात करना सही नहीं है तो सीधा किससे बात कर लेनी चाहिए? TCWG से। हाँ, जो सिग्निफिकेंट नहीं है उसको अपन किससे बात कर लो? मैनेजमेंट से। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? The auditor shall communicate in writing written communication of significant deficiency of internal control. जब आप लिख करके देंगे तो क्या क्या लिखेंगे? पहला, a description of the deficiency and explanation, or sufficient information to enable TCWG to understand the context of the communication. In particular, the auditor shall explain कुछ खास बातें. पहला, the purpose of the audit was for auditor to express an opinion. वो क्या लिख करके देगा कि भैया मेरा पर्पस क्या है? ओपिनियन देना. दूसरा पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, पढ़ेंगे, और तीसरा पॉइंट भी सब पढ़ेंगे. ओके, इंटरनल कंट्रोल की मैं स्टडी जो कर रहा हूं वो ऑडिट प्रोसीजर को डिजाइन करने के लिए कर रहा हूं, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग व्हाट दोस्तों? ओपिनियन. ओके, थर्ड पॉइंट. The matter being reported are limited to those deficiency जो ऑडिटर को क्या लगा? सिग्निफिकेंट है. इसका मतलब ये नहीं सोच लेना कि इतनी ही है, और भी हो सकती है. समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो इसके अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हो गई? पहला हो गया ऑब्जेक्टिव, तो ठीक है नहीं आएगा. मीनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है. दूसरे ये तीन एग्जाम्पल्स जो अपन ने देखे, एग्जाम्पल एक पहला सिग्निफिकेंट का, एक देखा इंडिकेटर्स का, और उसके बाद आ जाएगा ये कम्युनिकेशन. तो ये चार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. बढ़ाओ. चलिए पढ़ेंगे फिफ्थ वाला क्वेश्चन. बताइए. बताइए क्या है? ए? पक्का? चलिए भाई, आंसर इज ए. वेरी गुड. हाँ 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 हाँ.
इधर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। बताइए, शी लग रहा है? क्या बोल रहा है? ऑडिटर ऑफ अ कंपनी कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग फ्रॉम ऑडिट TCWG, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स? आंसर क्या होगा? सी। चलो, क्या बोल रहा है? एवैल्यूएशन ऑफ एडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर। तो भाई एडिक्वेसी ऑफ व्हाट? एवैल्यूएशन ऑफ एडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन के बारे में अपन ने देखा था, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? हाँ, रिटर्न में होना चाहिए और +2 वे होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, तो वाली बात तो रहती है। इससे इसका आंसर क्या रहेगा बताइए? सी। चल, नेक्स्ट कौन सा है? WR पढ़ा नहीं है, कम्युनिकेशन। चलिए ये पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग कम्युनिकेशन ऑफ? पढ़िए। The auditor should request TCWG for correction of identified misstatement. The auditor should obtain written representation acknowledging management belief that affect uncorrected misstatement is material. Auditor should obtain WR acknowledging management belief that effect of uncorrected misstatement is material. The auditor should communicate effect of uncorrected misstatement related to prior period on the relevant class of transaction, account balances and financial statement as a whole. बताइए क्या लग रहा है? डी, शी, ए? चलो, क्वेश्चन क्या पूछे? ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। तब एक एक पॉइंट पढ़ के आप मुझे बताएंगे ट्रू है कि फॉल्स है। किस चीज के बारे में बात करें? कम्युनिकेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट जो आइडेंटिफाई होती है। द ऑडिटर शुड रिक्वेस्ट TCWG फॉर करेक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड। हाँ, मतलब यहाँ पे TCWG को भी बोला जा सकता है अगर वो क्या हो? सिग्निफिकेंट हो। अब यहाँ सिग्निफिकेंसी के बारे में बोला नहीं है, तो आपको ये लग रहा है, चलो ठीक है, अगर इससे अच्छा ही कोई ज़्यादा गंदा आंसर मिला मतलब, तो अपन उससे देखेंगे। चलो, अभी के लिए बोल सकते हैं ट्रू। फिर सी पे आते हैं। सी क्या बोल रहा है? द ऑडिटर शुड ऑब्टेन WR एक्नॉलेजिंग मैनेजमेंट बिलीव दैट इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट इज इममटीरियल। बिल्कुल अपन ये एक WR लेते कि भैया जो अनकरेक्टेड रहेगा वो इममटीरियल आपको लग रहा है, तो आप लिख करके दे दो। बिल्कुल सही है। The auditor should communicate effect of uncorrected misstatement related to prior period on the relevant classes of transaction, account balances, disclosure and the financial statement as a whole. तो auditor जो है वो communicate करता है किसका? uncorrected misstatement का, जो किससे रिलेट करते हैं? प्रायर पीरियड। ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। The auditor should obtain WR acknowledging management belief that effect of uncorrected misstatement is material. मटीरियलिटी के बारे में अपन लेते हैं क्या कि इममटीरियलिटी का? इममटीरियलिटी। कभी भी आप WR इसलिए नहीं लोगे ये बोलने के लिए कि भैया ये मिस स्टेटमेंट मटीरियल है बताओ, इममटीरियल है तो बताओ। मटीरियल तो हम मान के चलते ही हैं, तो इसीलिए आंसर जो है बी रहेगा इसका, जो कि फॉल्स है। क्या बात समझ में आई? चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस थे। बताइए, यहाँ पे कोई भी डाउट इसमें? फिक्स है? पक्का? तो अपने स्टैंडर्ड्स में अभी कितने स्टैंडर्ड्स और हो गए? 250 हो गए और 250 हो गए, 260 हो गया, 265 हो गया और 450 हो गया। तो 200 की सीरीज में 200 हो गया ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे। 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। 230
ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन। 260 कम्युनिकेशन विद TCWG। 265 कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल टू TCWG एंड मैनेजमेंट। और 299 जो कि बात करेगा किसके बारे में, जॉइंट ऑडिट, जो कि अभी अपना होना बाकी है। साथ ही साथ 220 भी होना बाकी है जिसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल। ये 2 स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा, 200 का सीरीज पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। 300 का सीरीज हम पहले ही कर चुके हैं, 300 हो चुका है ऑडिट प्लानिंग, 315 हो चुका है आइडेंटिफाइंग असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी इट्स एनवायरनमेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। 320 हो चुका है ऑडिट मटीरियलिटी। 330 हो चुका है ऑडिट रिस्पॉन्स। 450 हमारा हो गया वैल्यूएशन ऑफ आइडेंटिफाइड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। ठीक है, 500 सीरीज में काफ़ी कुछ बचा है अपना। ठीक है, 600 सीरीज में एक ही है 610 जो कि हमारा हो चुका है। 700 सीरीज हमारी पूरी बची है। तो कुल मिलाकर के 500 सीरीज के कुछ बचे हैं और 700 सीरीज के हमारे पूरे ही बचे हैं। क्या ये बात समझ में आई? पक्का। 500 सीरीज में अपना 501 बचा है, 510 बचा है, 540 नहीं 550 बचा है, 560 बचा है, 570 बचा है, 580 बचा है, ये बचा है। तो नेक्स्ट जो रहेगा, नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करते हैं हम 700 सीरीज को स्टार्ट करेंगे। दैट इज स्पीक्स अबाउट व्हाट, ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, तो ऑडिट जैसा मैंने आपको बताया था कि टेक्निकल पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट होने वाला ही हो चुका है कंप्लीट, कि कैसे ऑडिट एविडेंस को ढूंढते हैं, क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं प्रोसेस वाइज। अब जो हमारा पार्ट होगा वो होगा 700 सीरीज का, जो कि बात करेगा किसकी, रिपोर्टिंग्स को लेकर के। ठीक है, फिर रिपोर्टिंग्स के बाद अपन वापस 500 की सीरीज में आएंगे। तो रिपोर्ट पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें आपको और पता चलेगी जो कि शब्द रिपोर्टिंग वाले ही उसमें दिए हुए स्टैंडर्ड्स में। तो 500 सीरीज का जो बचा हुआ कंसेप्ट है वो फिर उसमें वो शब्द मिलेंगे तो आपको उसका मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए अपन पहले रिपोर्टिंग पढ़ेंगे फिर बची हुई 500 सीरीज को कंप्लीट करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? पक्का, अच्छे से। चलो, तो आज के लिए अपन कर रहे हैं इतना ही दोस्तों। ठीक है, और कल हमारा क्लास रहेगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और कल जो हमारे क्लासेस का भी टाइमिंग जो है, अभी ऑडिट का क्लास चालू होते होते आई गेस 10:30 के आसपास हो ही जाता है ना। यस, तो अपन 10:30 ही मानते हैं उसको, क्योंकि एसएम का क्लास खिंच ही जाता है। ठीक है, थोड़ा सा। तो जो बच्चे अगर मान लीजिए किसी कारणवश एसएम में नहीं आ रहे तो 10:30 के आसपास आए, 5-10 मिनट ऊपर नीचे मान करके ही चलना चालू होगा, डिपेंडिंग अपॉन एसएम मैं कब छोड़ता हूँ। ठीक है, तो वैसा है। ठीक है, तो 10:30 आप आ सकते हैं, वैसा रहेगा। ठीक है।